कागचेष्टा वकु ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ environment, ecology and biodiversity, we will discuss about the importance of wetlands, its type and the different wetlands and their establishment and their situation in different areas of India, and Ramsar Wetland Convention, Montreux Records. Now today, without wasting the time, we will start the lecture of environment, ecology and biodiversity, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन। संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 दिसंबर 2010 को आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कानून 2010 को अधिसूचित किया और निम्न नियम बताए हैं कि 2500 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित 500 हेक्टेयर या उसके अधिक के भूभाग को आर्द्र भूमि के इन्होंने बताया कि कौन कौन से निम्नोक्त वर्ग हो सकते हैं। तो पहला वर्ग था 2500 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित 500 हेक्टेयर या उसके अधिक के भूभाग। दूसरा है 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित और 5 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाला भूभाग। और तीसरा है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय आर्द्र भूमि स्थल। और चौथा है पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील आर्द्र भूमि स्थल। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर कन्वेंशन के तहत आने वाले आर्द्र भूमि स्थल। ये सब इसके तहत शामिल होंगे स्थल, जो कि मैंने आपको नियम बताया है। और 12 सदस्यीय आर्द्र भूमि विनियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और वन और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। इनके कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष का होगा और इसके जो अधिकार होंगे, जो पावर होंगे कि नए आर्द्र भूमि स्थलों का चयन करना होगा और उनकी पहचान करना होगा। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना होगा। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करना होगा। आर्द्र भूमि के संरक्षण विधियों को लागू करवाना होगा। और इसी अधिनियम के तहत गतिविधियों पर प्रतिबंध जो लगाया गया है कि कौन कौन सी गतिविधियां नहीं होंगी आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2010 में, कि आर्द्र भूमि स्थल पर ठोस कचरों, हानिकारक पदार्थों आदि का निपटान प्रतिबंधित होगा। आर्द्र भूमि का निजी कार्यों, उद्योगों, कारखानों इत्यादि के लिए अधिग्रहण करना गैर कानूनी होगा। और आर्द्र भूमि स्थल से व्यावसायिक जल दोहन गैर कानूनी होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेटलैंड्स इंटरनेशनल। वेटलैंड्स इंटरनेशनल क्या है? यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उसके पुनर्स्थापन, इसका मतलब रिस्टोरेशन के लिए समर्पित एकमात्र गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है, जो कि इंटरनेशनल वाटरफॉल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो IWRB और एशियन वेटलैंड ब्यूरो AWB और वेटलैंड फॉर द अमेरिका WA को मिलाकर इसकी स्थापना 1991 में की गई है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड में 1996 में स्थापित किया गया था। रामसर संधि के संबद्ध यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों में फैले अपने कार्यालयों, सहयोगियों और विशेषज्ञों की मदद से आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने और नष्ट आर्द्र भूमियों को वापस उनकी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। कौन? वेटलैंड्स इंटरनेशनल। ये नीदरलैंड की संस्था है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड है। 1996 में इसको स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आपको वेटलैंड्स के बारे में बताया। अब मैं आपको नए टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ, सामुदायिक अंतःक्रिया। ये सामुदायिक अंतःक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसी परितंत्र में पाए जाने वाले पौधे और जीवों के समुदाय के बीच पोषण, श्वसन इत्यादि के आदान प्रदान की अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जंतुओं को भोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं और जंतुओं से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो अंतःक्रिया 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है धनात्मक अंतःक्रिया और दूसरी है ऋणात्मक अंतःक्रिया, ना तो पॉजिटिव इंटरैक्शंस। इस अंतःक्रिया में दोनों या एक सहयोगी लाभान्वित होते हैं और किसी भी सहयोगी को कोई हानि नहीं होती है। धनात्मक अंतःक्रिया 2 प्रकार की होती है, जिसमें सहोपकारिता और निम्नलिखित प्रकार है, जिसमें कि पहला सहोपकारिता है।
दूसरा है सहभोजिता और तीसरा है आदि सहयोग। तो पहले हम म्यूचुअलिज्म के बारे में बात करेंगे। इसमें दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं और किसी भी सहयोगी को कोई हानि नहीं होती। जैसे कि इसके उदाहरण है लाइकेन, साइकस की कोरोलाइड जड़ें और कवक मूल। दूसरा है कमेंसलिज्म, सहभोजिता। इसमें एक सहयोगी दूसरे को हानि पहुंचाए बिना ही लाभान्वित हो जाता है, जैसे कि आर्किड और काष्ठलताएं। तीसरा है प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन का मतलब है आदि सहयोग। इसमें दोनों ही सहयोगी बिना भौतिक संबंध स्थापित किए ही परस्पर लाभान्वित होते रहते हैं। नाउ द निगेटिव इंटरेक्शंस में है, इनमें दोनों सहयोगी में से कोई भी अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने में तनिक भी संकोच नहीं करता है। ऋणात्मक अंतर्क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं: प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, विरोधी एंटागोनिज्म, परजीविता पैरासाइटिज्म और परभक्षण प्रीडेटेशन। सबसे पहला हम इसमें चर्चा करेंगे कंपटीशन। इसमें 2 या अधिक सदस्यों के बीच स्थान, ऊर्जा और अन्य संसाधनों की प्राप्ति के लिए स्पर्धाएं होती रहती हैं। दूसरा है एंटागोनिज्म। इसमें एक जीव दूसरे की जीवों की वृद्धि को पूर्णतः या आंशिक रूप से रोक देता है और इस प्रकार की अंतःक्रिया में किसी भी जीव को कोई लाभ नहीं हो पाता है। जैसे कि पेंसिलिनियम या स्ट्रेटोमाइसीज ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो अपने निकट विशेष रासायनिक स्राव द्वारा वहाँ उगने वाले अधिकांश जीवाणुओं और कवकों की वृद्धि को बाधित कर देते हैं। इसके बाद हम तीसरे प्रकार को पढ़ेंगे, पैरासाइटिज्म। ये विषमपोषी जीव हैं। ये अपने परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमरबेल और अन्य पौधों पर उगना। होते हैं इस तरह के कई परजीवी। अब है प्रेडेशन, परभक्षण। इसमें एक जंतु दूसरे जंतु का शिकार करके भोजन प्राप्त करता है, जैसे कि द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। नाउ द एलोपैथी क्या है? एलोपैथी क्या है? एलिलोपैथी कुछ पौधे एलर्जिक रसायनों का स्राव करके प्रतिस्पर्धी पौधों की वृद्धि को रोकने या समाप्त करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को एलिलोपैथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रकार के प्रभाव को? एलिलोपैथी। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोलॉजिकल इफ़िशियंसी, पारिस्थितिकी दक्षता। ऐसी दक्षता जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसे जीव भार में बदलकर अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध कराते हैं, पारिस्थितिकी दक्षता कहलाती है। अगला बिंदु जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सक्सेशन। सक्सेशन मतलब अनुक्रमण। अनुक्रमण शब्द का प्रयोग 1885 में हुल्ट ने किया था और अनुक्रमण की अवधारणा सबसे पहले वार्मिंग और क्लीमेंट्स ने दी थी, जिस प्रक्रम द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे अनुक्रमण कहते हैं। किसी समुदाय का समय के साथ भौतिक वातावरण में रूपांतरण पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। अनुक्रमण की प्रक्रिया कई वर्षों में पूर्ण होती है। खाली क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थापित समुदाय को नवीन समुदाय के नाम से जाना जाता है। खाली क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थापित समुदाय को नवीन समुदाय के नाम से जाते हैं, जिसको पायनियर कम्युनिटी भी कहते हैं। ये समुदाय बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन इनका जीवन काल कम होता है और विभिन्न प्रजातियों के सम्मिश्रण वाला समुदाय इनका स्थान ले लेता है। अनुक्रमण नवीन समुदाय से प्रारंभ होकर चरम समुदाय के स्थापित होने तक सतत चलता रहता है। अनुक्रमण के अंतिम चरण में जिस समुदाय की रचना होती है उसे चरम समुदाय या क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्थायी, दीर्घकालिक, परिपक्व और अधिक जटिल होती है। अनुक्रमण की प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन में जैविक और अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। अनुक्रमण के दौरान वनस्पति और जंतु दोनों ही समुदाय परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं और ये परिवर्तन समुदायों के क्रियाकलापों और उस क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण द्वारा होता है, जिससे उनकी संरचना और आकार में कई विभिन्नताएं आ जाती हैं। अनुक्रमण 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अनुकरण और द्वितीयक अनुक्रमण। नाउ द प्राइमरी सक्सेशन। यह अनुक्रमण खाली क्षेत्रों
जहाँ की पहले किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं रहा हो, वैसे जैसे कि चट्टान हो, नवनिर्मित डेल्टा हो, ऐसे जगहों पे होता है। प्राथमिक अनुक्रमण का अवलोकन कठिन होता है क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहाँ पहले से जीवों या वनस्पतियों के समुदाय नहीं हो। प्रायः ज़्यादा जगह पे ऐसे समुदाय पाए जाते हैं कि वहाँ जीव या वनस्पति के समुदाय पहले से होते हैं, तो ऐसा बहुत कम स्थल है। तो प्राथमिक अनुक्रमण में द्वितीयक अनुक्रमण से ज़्यादा समय लगता है। नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंडरी सक्सेशन। द्वितीयक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्रों में घटित होता है जिन क्षेत्रों में पहले वनस्पति या वनस्पति समुदाय का विकास हुआ था, लेकिन बाद में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से उस क्षेत्र की वनस्पति के आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हो। और ऐसे क्षेत्रों में जब वनस्पति समुदाय का पुनः विकास होता है तो उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा द्वितीयक अनुक्रमण तीव्र होता है। याद रखिएगा, प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा द्वितीयक अनुक्रमण तीव्र होता है। अब हम अनुक्रमण की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे या उसकी प्रक्रियाओं के बारे में। क्लीमेंट्स ने अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं का या प्रक्रियाओं का उल्लेख किया, जिसमें पहला है न्यूडेशन। नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया को न्यूडेशन कहते हैं। इस प्रावस्था में वनस्पति रहित नग्न क्षेत्रों का निर्माण होता है। उसके बाद है दूसरा बिंदु माइग्रेशन। इस प्रावस्था में बाहर से अनेक नई जातियों का अनुक्रमण क्षेत्र में आगमन होता है। तीसरा है इसेसिस, आस्थापन। इस प्रावस्था में प्रकीर्णन के विभिन्न माध्यमों के द्वारा फलों और बीजों की नई प्रजातियों का नए स्थान पर अंकुरण होता है। नाउ द कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है। आस्थापित प्रजातियों के मध्य स्थान और संसाधन की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होती है और इस प्रतिस्पर्धा में सफल प्रतियोगी ही वहाँ के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रारंभ करके वहाँ के पर्यावरण में समुचित परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ये क्रिया किसी समुदाय के पास पहुँचकर वहाँ पहुँचकर चरम समुदाय के रूप में स्वयं को स्थापित कर लेने तक चलती रहती है। अब है रिएक्शन। ये सारी प्रक्रिया मैं आपको अनुक्रमण की बता रहा हूँ। जो मैंने आपको प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण बताया, तो अनुक्रमण की प्रक्रियाएं या अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसका पांचवा बिंदु है महत्वपूर्ण, रिएक्शन। पादप समुदाय और पर्यावरण एक दूसरे से पदार्थों के आदान प्रदान के समय प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। पर्यावरण में निरंतर होने वाला परिवर्तन इसी का प्रतिफल है। यदि पादप समुदाय के सदस्यों में से कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं तो पर्यावरण में निरंतर नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती रहती है, जो अन्य समुदायों को अपनी ओर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी प्रकार से खाली चट्टानों पर क्रस्टोज लाइकेन के द्वारा चट्टानों की ऊपरी परत का विघटन होने लगता है और मृदा की पतली परत बन जाती है, जो मांस और लीवर वर्ट को आक्रमण करने का निमंत्रण देता है। उसके बाद जो छठवां बिंदु है वो क्लाइमेक्स स्टेज। यह अनुक्रमण क्रिया की सबसे अंतिम अवस्था होती है और इस अवस्था में समुदाय और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जिससे दोनों संतुलित हो जाते हैं और पारिस्थितिक संतुलन के लिए यह अवस्था आवश्यक होती है। एफ ई क्लीमेंट ने वनस्पति अनुक्रम यानी वेजिटेशन सक्सेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था और जैविक अनुक्रम की अंतिम अवस्था में विकसित वनस्पति समुदाय को चरम समुदाय या जलवायु नरम चरम कहा जाता था। जैसे कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स, ये दो नामों से जाना जाता है। किसी विकसित वनस्पति समुदाय को चरम समुदाय या जलवायु चरम कहा जाता है और इस अवस्था को बोलते हैं जलवायु चरम। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वनस्पतियों के क्रमिक विकास में जलवायु का सर्वाधिक नियंत्रण होता है और क्लीमेंट्स ने इस अवस्था की स्थापना में एकमात्र कारण जलवायु के विशेष योगदान को भी माना है। तो गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक। आज इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत मैंने अनुक्रमण की प्रक्रिया अवस्थाएं, अनुक्रमण यानी सक्सेशन और पारिस्थितिकी दक्षता, उसके साथ ही साथ मैंने ऋणात्मक अंतःक्रियाएँ, एलिलोपैथी, धनात्मक अंतःक्रियाएँ और सामुदायिक अंतःक्रिया के अंतर्गत मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कॉम्ट एरिया का उद्देश्य सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कॉम्ट एरिया को अधिक से अधिक वॉच करें, इसकी वीडियोस को वॉच करें। अभी मैंने सोशियोलॉजी के और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लेक्चर साथ दिए हैं, तो आप इसका लाभ लें। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक कॉम्ट एरिया को पहुँचाएँ। कॉम्ट एरिया पूर्णतः निःशुल्क है यूट्यूब पर, और जितने भी लेक्चर्स धीरे धीरे अभी आएंगे, काफ़ी लेक्चर्स मेरे अपलोड हो गए हैं, उन लेक्चर्स का भी लाभ लें।
कई विषयों पर मेरे लेक्चर्स बराबर आते रहेंगे। कई विषयों के लेक्चर्स मैं देता रहता हूँ, बराबर उसमें रोचक करने के लिए थोड़े परिवर्तन भी करता रहता हूँ। तो लेक्चर्स बराबर आते रहेंगे। लेक्चर्स का फ़ायदा लेते रहें, लाभ लेते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से मैं जब भी लेक्चर्स को अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पे शॉर्ट नोटिफिकेशन जाएगी। वहाँ से डायरेक्ट आप मेरे लेक्चर्स पे पिनअप कर सकते हैं। और किसी भी लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इम्पॉर्टेंट PDF भी होती है, उसको भी डाउनलोड करके आप पढ़ लेंगे तो कंसर्न लेक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। कहा गया है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, निरंतर बढ़ते रहिए। कॉम्पटेरिया। धन्यवाद।